हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को आई होप सो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं। वो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, बट अब मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि बैलेंस शीट की एवरी आइटम एंड P&L की एवरी आइटम का ऑडिट कैसे होता है। लाइन बाय लाइन हम एक एक आइटम को पकड़ेंगे और उसका ऑडिट डिटेल में सीखेंगे। वहाँ जब जो हम ऑडिट सीखेंगे वो ना सिर्फ आपको प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप कभी बिग फोर या कहीं और इंटरव्यू वगैरह देते हो तो वो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा और आने वाली मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए उस सीरीज़ की आज की फ़र्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे यार, जब हम ऑडिट स्टार्ट कैसे करते हैं। क्योंकि एरियाज़ पे तो तब जाएंगे ना जब हमें पहले ये तो पता चले ऑडिट स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि हाउ डू यू स्टार्ट ऑडिट, कैसे करते हो, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो आज हम वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ऑडिट स्टार्ट कैसे करते हैं। जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमें क्लाइंट से सबसे पहले क्या मिलता है? हमें क्लाइंट से मिलता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हम लोग उसी के अंदर एक एक आइटम को पकड़ के उस आइटम का हम लोग ऑडिट करते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमें क्लाइंट से वो तो मिल गए, फाइनेंशियल्स भी मिल गए और ट्रायल बैलेंस मिल गया। अब आगे हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लोग ना ओपनिंग बैलेंसेस चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की साइंड फाइनेंशियल्स होंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो भाई ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई कर लेंगे कि एटलीस्ट ओपनिंग सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो गया वो करने का। फिर उसके बाद आप एक रिक्वायरमेंट बनाओगे हर एक एरिया से रिलेटेड की। कोई भी पर्टिकुलर एरिया, सपोज फिक्स एसेट वाला एरिया है, आपको क्लाइंट से उस फिक्स एसेट के रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए। जैसे आपको एडिशन की डिटेल चाहिए, आपको डिलीशन की डिटेल चाहिए, आपको डेप्रीसिएशन शेड्यूल चाहिए, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए बिटवीन फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट और आपके एफएआर के बीच में। तो ऐसे जो भी एरिया होगा आप उसकी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाओगे और वो क्लाइंट को मेल कर दोगे ताकि क्लाइंट उस हिसाब से आपको डेटा देता रहे। अब ये तो बात हो गई कि क्लाइंट अब डेटा आपको प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन तब तक आप क्या करोगे? खाली थोड़ी बैठोगे। तो हमें, आपको पता है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कंफर्मेशन हमें लेनी ही लेनी होती है। वैसे तो हमें जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है वो बहुत सारे एरियाज़ में लेनी होती है, बट ऐसे तीन एरिया जहाँ पे हमें पता है हम कंफर्मेशन लेते ही लेते हैं। सबसे पहला एरिया कौन सा होता है? बैंक बैलेंस का। बैंक कंफर्मेशन, जहाँ पे हम लोग 100% कंफर्मेशन लेते हैं। बैंक के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सिलेक्टेड कंफर्मेशन लेंगे। तो बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन लेंगे। दूसरा, हम ट्रेड रिसीवेबल के केस में कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग सिलेक्टेड केस में कंफर्मेशन लेते हैं। जनरली हम लोग हाई वैल्यू वाले डेटर्स की कंफर्मेशन लेते हैं। फिर सेम वे हम लोग एक क्रेडिटर्स के केस में कंफर्मेशन लेते हैं। क्रेडिटर्स के केस में भी जो हम कंफर्मेशन लेते हैं जनरल वो हम सिलेक्टेड बेसिस पे लेते हैं, और हम लोग हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू क्रेडिटर्स को ही की कंफर्मेशन लेते हैं। अब देखो, कंफर्मेशन का प्रोसेस सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिट तो चलता रहेगा लेकिन कंफर्मेशन एक दिन में नहीं आती। अगर हम लोग आज कंफर्मेशन भेजेंगे तो हो सकता है हफ्ता महीना भी लग जाए कंफर्मेशन आते आते। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना ऑडिट, सबसे पहले हम कंफर्मेशन भिजवा दें। अब कंफर्मेशन भिजवाने के लिए आप क्लाइंट को बोलो कि आप डेटा तो दे रहे हो, बट मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि भाई आपके लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट कितने हैं। बैंक अकाउंट के नेम बता दो, उसमें क्या बैलेंसेस आ रहे हैं वो बता दो। आप मुझे डेटर की एजिंग दे दो। सबसे पहले आप मुझे क्रेडिटर की एजिंग दे दो। अब आपने क्या करा, सबसे पहले क्लाइंट से क्या ले लिया? बैंक बैलेंस ले लिए, डेटर एजिंग ले ली, क्रेडिटर एजिंग ले ली। अब उस नंबर को पहले जो उनके ड्राफ्ट एफएस आए थे वहाँ से वेरीफाई कर लो कि भाई जो क्लाइंट ने हमें बैंक अकाउंट बताए हैं और जो बैंक बैलेंसेस आ रहे हैं वो हमारे ड्राफ्ट फाइनेंशियल से मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल से मैच कर रहे हैं। अब हमें पता चला कि इस कंपनी के 4 बैंक अकाउंट हैं और 4 अलग अलग बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं। तो हमें चारों को कंफर्मेशन भेजनी है। तो इससे हम बोलेंगे क्लाइंट को कि हमें आप लोग ईमेल आईडी भी दे दो, क्योंकि हम जो कंफर्मेशन भेजेंगे हम लोग डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजेंगे।
जब हम कंफर्मेशन की मेल भी भेजेंगे तो वहाँ पर क्लाइंट को कभी भी मार्क नहीं करेंगे, जो कंफर्मेशन आएगी डायरेक्टली हमें आएगी, लेकिन उसके लिए मेल आईडी तो चाहिए होगी ना, वो हम क्लाइंट से ले लेंगे। और एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी बैंक से कंफर्मेशन मांगोगे कि मैं इस एंटिटी का ऑडिटर हूँ, मुझे कंफर्म बैलेंस कंफर्म कर दो, तो क्या कोई भी बैंक कंफर्म करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम जो क्लाइंट होता है, हमारा क्लाइंट, हम उससे एक लेटर लेते हैं। उस लेटर में बेसिकली क्या मेंशन होता है कि सो एंड सो आर ऑडिटर ऑफ आर कंपनी, एंड वो आपसे डायरेक्टली बैलेंस कंफर्म करना चाह रहे हैं एज ऑन डेट, तो हमारे बिहाफ पे आप हमारे ऑडिटर को डायरेक्टली एक बैलेंस कंफर्म कर दो। एक ऐसा लेटर होता है, उस लेटर को आप ले लेते हो। वो लेटर क्लाइंट के लेटर हेड पे होता है और साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेचर ही होता है। तो वो लेटर जब आप बैंक वालों को कंफर्मेशन की मेल भेजते हो तो उसके अंदर आप वो लेटर अटैच करके भेजते हो। और आप बैंक से सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए कंफर्मेशन नहीं लेते, अगर कोई एफडी चल रही है, कोई लोन वगैरह चल रही है, तो उसके अंदर आप प्रॉपर लिखते हो कि इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन चल रही है, बैंक बैलेंसेज है, एफडीज है, उन सबको बैंक कंफर्म करेगा। तो जब बैंक के पास कंफर्मेशन जाएगी, तो जब वो लेटर देखेगा कि हाँ लेटर अटैच है उस एंटिटी का, तो उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये इनके ऑडिटर है, मुझे बैलेंस कंफर्म करना चाहिए, तभी आपको कंफर्मेशन आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो बैंक कंफर्मेशन फ्लोट करनी है। कंफर्मेशन फ्लोट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो हमें चाहिए होगा मेल आईडी बैंक का, और दूसरा हमें चाहिए होगा एक लेटर क्लाइंट से, क्लाइंट के लेटर हेड पे, जो कि ऑथराइज़ करेगा कि हम ऑडिटर को ऑथराइज़ कर, मतलब ये हमारे ऑडिटर है और ये आपसे डायरेक्टली बैलेंस कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, बैंक के बैलेंस के केस में 100% कन्फर्मेशन जाएंगी और उसमें बैंक के पास जो भी है वो सारी चीज़ें कंफर्म करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ एक आ जाती है, हम लोग डेटर के केस में कंफर्मेशन लेंगे और क्रेडिटर के केस में कंफर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो जो डेटर वेंडर वाइज लिस्टिंग दी होगी, वेंडर वाइज एजिंग दी हुई होगी, डेटर के केस में भी और क्रेडिटर के केस में भी। सबसे पहले तो हम क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमारे पास ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स आए हैं ना, वहाँ से वो बैलेंस वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ से वो हमने देखा बैलेंस वेरीफाई हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्लाइंट को बोलेंगे भाई ये तो बैलेंस ही नहीं वेरीफाई हो रहा, आप पहले बैलेंस तो मैच कराओ। ठीक है, हमने चेक करा बैलेंस वेरीफाई है। अब उसके बाद हम उसमें से अपने हिसाब से जो भी हमें टॉप 20, टॉप 10, टॉप 15 कितने भी जो हमें चाहिए, जिनसे कन्फर्मेशन चाहिए हमें, हम वो लोग निकालेंगे कि हमको कौन कौन से वेंडर से कन्फर्मेशन चाहिए। फिर हम लोग क्लाइंट से क्या लेंगे, मेल आईडी लेंगे, और हम लोग डेटर और क्रेडिटर कन्फर्मेशन के लिए भी सेम लेटर लेंगे, क्योंकि भाई डेटर और क्रेडिटर भी, उनको भी कैसे पता चलेगा कि आप इस एंटिटी के ऑडिटर हो। तो सेम जैसे हमने बैंक के केस में क्लाइंट से एक लेटर लिया था, सो एंड सो आर ऑडिटर, ऐसे ही हम डेटर और क्रेडिटर के केस में भी एक लेटर लेंगे। तो 10 डेटर होंगे तो 10 लेटर्स होंगे जिसमें वो ऑथराइज कर रहे होंगे, तो वो लेटर हम अटैच करके मेल आईडी क्लाइंट से लेके हम लोग डेटर को भी कंफर्मेशन फ्लोट कर देंगे और हम लोग क्रेडिटर के केस में भी कंफर्मेशन फ्लोट कर देंगे, ताकि एटलीस्ट हमारी कंफर्मेशन का काम हो जाए। और देखो ऐसा नहीं है कि अगर हमने कंफर्मेशन भेज दी तो हम निश्चिंत हो गए कि भाई अब हमें आती रहेंगी। हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 वीक या जो भी आपको लगता है कि नहीं यार कंफर्मेशन तो आ ही नहीं, आप एक रिमाइंडर मेल डालो कि भाई कंफर्मेशन भेजो। और इवन आप अपने क्लाइंट को भी पुश करो ना कि भाई जो भी उनके बैंक वगैरह बैंक्स हैं या फिर जो वेंडर्स वगैरह है, वो उनको बोले कि अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन आई हुई है तो वो उस कंफर्मेशन का रिप्लाई कर दे। ठीक है, अब जब तक आप ये करोगे तो फाइनली क्लाइंट से डेटा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, इस केस में एक और कंफर्मेशन जो हम ज़रूर भेजते हैं वो होता है लीगल कंफर्मेशन। आप क्लाइंट से पूछ लो कि भाई आपके एडवोकेट कौन से हैं और लीगल केसेस कौन से चल रहे हैं, हमें लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस दे दो जो भी आपके चल रहे हैं। और जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके मेल आईडी दे दो, ताकि हम लोग लीगल कंफर्मेशन भी फ्लोट कर सकें। और सेम लीगल कंफर्मेशन के केस में भी हम सबसे पहले क्लाइंट से एक लेटर लेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा, और फिर हम लीगल कंफर्मेशन फ्लोट कर देंगे और उसमें लिखेंगे कि जो भी इस कंपनी के ऊपर केसेस चल रहे हैं ऑनगोइंग, हमें आप उसका स्टेटस बताओ कि एज ऑन डेट उनका क्या स्टेटस है, क्या प्रोबेबिलिटी हम जीत सकते हैं या जो भी है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें क्लाइंट से क्या मिला, हमें क्लाइंट से मिला ड्राफ्ट फाइनेंशियल और हमें मिला ट्रायल बैलेंस।
उसके बेसिस पे सबसे हमने फिर क्लाइंट से क्या लिया, हमने क्लाइंट से लिया कि हमें बैंक बैलेंस की डिटेल दे दो, हमें डेटर एजिंग दे दो, हमें क्रेडिटर दे दो और हमें लीगल केसेस की डिटेल दे दो, ताकि हमने उसके बाद कन्फर्मेशन फ्लोट कर दी। अब हमारा कन्फर्मेशन वाला काम भी यहाँ पे हो गया। हम बस रिमाइंडर डालेंगे और अपने क्लाइंट को बोल देंगे भाई उनको बोल दो कि कन्फर्मेशन भेज दे। इसके बाद हम लोग अगला काम क्या करेंगे, अब सपोज करो आपको किसी एरिया का ऑडिट अलॉट हुआ, ठीक है, कि सपोज करो आपको पेरोल बोला कि आपकी टीम ने कि भाई आपने ना पेरोल देखना है। तो देखो पहले तो आप पास्ट ईयर का वर्क पेपर देखो, वहाँ से थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग लो कि अच्छा क्या क्या हुआ है इस एंटिटी के पेरोल के अंदर, क्या क्या चीज़ें आती है। फिर पेरोल का एरिया स्टार्ट करने से पहले आपको एक पेरोल का वॉक थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर किसी कंपनी में होता है ना, हो सकता है पेरोल थोड़ा अलग तरीके से हो। तो वॉक थ्रू क्या होता है, वॉक थ्रू बेसिकली यही होता है कि हम ये देखते हैं कि आप जो पर्टिकुलर हम जिस चीज़ को चेक कर रहे हैं वो किस तरीके से एंटिटी में प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें पेरोल का एरिया मिला था, तो हम अपने क्लाइंट के पास गए, हमने उनको बोला कि अच्छा आप हमें ना थोड़ा सा समझाओ कि आपका पेरोल प्रोसेस कैसे होता है। तो कि जब कोई भी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, अगर आपकी कंपनी में कोई लेफ़्ट करता है तो लेफ़्ट का प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि देखो एक बंदे ने रेजिग्नेशन डाला तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है ना कि बस उसने रेजिग्नेशन डाला और हो गया, उसका प्रोसेस होता होगा कि नो ड्यू सर्टिफिकेट लेगा वो सारी जगह से, नोटिस पीरियड सर्व करेगा, उसका एफ होगा। तो अगर आपको उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनका रिवीजन हुआ होगा सैलरी का, तो हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि अच्छा आप बताओ ये जब ज्वाइनिंग होती है तो क्या क्या प्रोसेस आपने डिफाइंड है जो फॉलो होते हैं, रिजाइनिंग के केस में क्या क्या प्रोसेस है, आपका इंक्रीमेंट कब होता है, उसको कौन अप्रूव करता है, उसके अलावा सैलरी में आपके कौन कौन से अदर कंपोनेंट्स है, ओवर टाइम है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। वैसे मैंने पेरोल के लिए डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, अगर आप वहाँ से वो देखना चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जब आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे ना, तो उसी को वॉक थ्रू बोलते हैं। वॉक थ्रू बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे, इनका पेरोल होता कैसा है, तभी तो हम उसके ऊपर देख पाएंगे कि उसने उस बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंट्रोल कैसे लगाए हुए हैं, और जो कंट्रोल लगाए हुए हैं क्या वो कंट्रोल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो जो कंट्रोल है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली क्या, डिटेल के अंदर सारी चीज़ें चेक करेंगे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो सैंपल्स होंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल भी हमारी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल चेक करेंगे। तो इस तरीके से फाइनली सारा प्रोसेस होता है कि हम लोग कंफर्मेशन फ्लोट कर देते हैं और हम फिर एक एक एरिया को डिटेल में करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एक एक एरिया को डिटेल में कैसे हमने ऑडिट करनी है वो हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताना, और आप ये भी ज़रूर मुझे बताना कि जो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक एक एरिया का डिटेल में ऑडिट कैसे करें, क्या आप लोग चाहते हो कि वो वीडियो आए और आर यू एक्साइटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।